नाज़रीन, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, दुनिया की सबसे महंगी वॉरशिप, $13 बिलियन का एयरक्राफ्ट करियर और उसके अंदर 4600 से ज़्यादा फौजियों के टॉयलेट्स यानी बाथरूम यानी पखाना करने की जगह वो काम नहीं कर रही है। और यही वजह बन रही है कि अमेरिका शायद ईरान के खिलाफ जंग जीत नहीं पाएगा, बल्कि जंग जीतना दूर की बात है, शायद वो जंग शुरू भी ना कर पाए। इसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, जिसको कहा गया कि ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। यूएसएस अब्राहम, जो इससे पहले ईरान के बॉर्डर पे खड़ा था, उससे भी ज्यादा ताकतवर है ये, और अब ईरान की शिकस्त यकीनी है। यहाँ इस मकाम पे आके इस एयरक्राफ्ट करियर के अंदर एक ऐसी खराबी पैदा हो गई है, और अब से नहीं है, बहुत अरसे से है, कि फौजियों का मोराल गिर रहा है। दोस्तों, अमेरिका के सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर, जिसके अंदर जो सीवेज सिस्टम है वो इतना खराब है कि जो वेस्ट डेक है वो वहां तक पहुंच रहा है, यानी जो वेस्ट है, जो इंसानी फुजला है, वो जो सतह है वहां तक आ गया है, और जो सेलर्स हैं उनके पैर गंदे पानी में होते हैं, और जो मोराल है वो रॉक बॉटम पे। उसी वक्त पेंटागन ईरान के साथ जंग की तैयारी भी कर रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या अमेरिका वाकई ही तैयार है, या फिर दुनिया का सबसे महंगा हाथी, महंगा जहाज अंदर से खोखला है। तो आज हम ये पूरी कहानी सुनाएंगे आपको, फैक्ट्स के साथ सुनाएंगे, फिगर्स के साथ सुनाएंगे, और वो सच जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड 2017 में कमीशन हुआ था। इसकी कीमत रफली $13 अरब है। ये दुनिया का सबसे महंगा वॉरशिप है, न्यूक्लियर पावर्ड है, स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है। अमेरिका की नेवल पावर का क्राउन ज्वेल कहा जाता है इसको, सर का ताज। लेकिन एक मसला है, इसका जो सीवेज सिस्टम है, जिसको नेवी YCHT सिस्टम कहती है, यानी वैक्यूम कलेक्शन होल्डिंग एंड ट्रांसफर, ये क्रूज शिप टेक्नोलॉजी के से लिया गया था। क्रूज शिप, जहां लोग, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, हॉलिडे मनाने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, बुफे खाते हैं वहां पे, और वो बड़े पीसफुल तरीके से बाथरूम में जाके अपना काम भी कर लेते हैं। अब आप ये टेक्नोलॉजी ले लो और डाल दो एक वॉरशिप के अंदर, जहां पे तकरीबन 4600 से 5000 से ज्यादा सेलर्स 24 घंटे काम करते हैं, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में, और कई महीने बिना रुके। तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। जो पाइप्स हैं वो अंडरसाइज्ड है, उनके साइज छोटे हैं बहुत ज़्यादा। हर चीज़ से वहाँ पे क्लॉग हो जाती है, मतलब फंस जाती है उसमें जाके। कमर्शियल टॉयलेट पेपर से भी वो जो पाइप है वो फंस सकता है। सेलर्स ने रिपोर्टेडली कहा, यह गया, ये बात बड़ी सुनने वाली है, कि अपनी टी शर्ट्स, मॉप हेड्स, ये जो झाड़ू देने वाले का जो दस्ता होता है वो, या फिर ब्राउन पेपर टॉवल्स भी उस सीवेज सिस्टम में फ्लश किए थे। लेकिन उसके बगैर भी सिस्टम डिजाइन ही इतना कमजोर हुआ है कि रेगुलर यूज में भी वो फेल हो जाता है। कैल्शियम बिल्डअप पाइप्स में जमता रहता है, स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस चाहिए होती है, जो कि समंदर पर प्रॉपर हो नहीं सकती है दोस्तों। और ये सिस्टम 10 जोन्स में डिवाइडेड है। एक जोन अगर फेल होता है तो उस पूरे एरिया के जो टॉयलेट्स हैं वो खराब हो जाते हैं। सेलर्स को अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल ढूंढने पड़ते हैं, या फिर ओवरफ्लो हो जाता है। वेस्ट लिटरली बाहर निकल के जो सरफेस लेवल का डेक वाला हिस्सा है जहाज का, वहां तक पहुंच जाता है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं, याद रखिएगा। जो 2025 और 2026 की डिप्लॉयमेंट के दौरान, जब ये कैरियर वेनेजुएला के ऑपरेशंस में था और फिर इसको ईरान की तरफ मोड़ा गया, इस शिप पर रोज 1 से 2 सेवेज मेंटेनेंस कॉल्स आती थी रोजाना। रिसेंट ईयर्स में 250 बार सेवेज का ब्रेकडाउन हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। 2023 से लेके अब तक 22 बार एक्सटर्नल असिस्टेंस बुलानी पड़ी, यानी समझिए जो पाखाना था वो इतना ज्यादा भर गया था इन फौजियों का, और उससे बाथरूम लद गए थे, और वो इतना बाहर आ गया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर को रोक के बाहर से मदद बुलवानी पड़ी थी। सिर्फ 2025 में 32 बार ऐसा हुआ है। और जो अनक्लॉगिंग का तरीका, आप जान के हैरान हो जाएंगे दोस्तों। अनक्लॉगिंग का मतलब होता है कि उस फ्लश को साफ करने का जो तरीका है उसे कहते हैं एसिड फ्लशिंग। एक एसिड की कॉस्ट पता कितनी है? ये ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से प्लम्बर को बुलाया और उसे कहा कि भैया ये बाथरूम जरा
क्लीन कर दो, इसका क्लॉग हो गया है इसको खोल दो, या आम लफ्जों में कहें कि गटर बंद हो गया है गटर खोल दो। यूएसएस जेरल्ड फोर्ड पर जब बाथरूम का स्टक हो जाता है, जब वहां पे फुजला फंस जाता है, तो एक बाथरूम साफ करने की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो 4 लाख अमेरिकी डॉलर होती है एक दफा की। 2023 से अब तक रफली 10 बार ये फ्लश किया जा चुका है, यानी 40 लाख डॉलर सिर्फ टॉयलेट साफ करने पे लग चुका हुआ है। और सबसे बड़ी आयरनी पता क्या है, ये एसिड फ्लश समंदर में पूरा हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक शिप पोर्ट में नहीं जाएगी प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं होता है, ये एक एडहॉक काम होता है। और ये इश्यूज 2013 में टेस्टिंग के दौरान फ्लैग हो चुके हैं। 2020 में गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने रिपोर्ट में लिखा कि डिजाइन अंडरसाइज्ड है, लेकिन कुछ किया नहीं गया इसका। फिर मार्च 2025 में एक इंटरनल नेवी ईमेल लीक हुई जिसमें लिखा था, और मैं एग्जैक्ट वर्ड कोट कर रहा हूं यहां पे, द सिस्टम इज बीइंग मिसट्रीटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय सेलर्स ऑन अ डेली बेसिस। यहां पे रुक जाए, ये असल कहानी बताएगा अमेरिकन फौजी के दिमाग में क्या चल रहा है, कि क्या ये सिर्फ सेलर्स की गलती है या ये एक फंडामेंटली फ्लॉड डिजाइन है जिसको ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा है क्रू पर। अब आप सोचिए कि 4600 लोगों को एक ऐसी शिप पर रखें जिसके टॉयलेट्स की डिजाइन ही गलत है, और फिर उन्हीं लोगों को ब्लेम करें, तो ये लीडरशिप फेलियर है, इंजीनियरिंग फेलियर है, और सबसे बढ़ के ये एक मॉरल फेलियर भी है। अब बात करते हैं उस चीज की दोस्तों जो कि अभी तक मिलिट्री फोर्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है इनका लो मोराल। यानी फौजियों का जो हौसला है वो कैसे लड़खड़ा रहा है, कैसे वो तजब्जुब का शिकार हो रहा है। आपके पास दुनिया का सबसे महंगा हथियार है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन अगर आपके सोल्जर्स का दिल अंदर से खोखला हो चुका है, टूट चुका है, वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो ये सब बेकार है। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड की डिप्लॉयमेंट जून 2025 में शुरू हुई थी। प्लान था 6 महीनों का। पहले नेटो एक्सरसाइजेस होनी थी, फिर वेनेजुएला के ऑपरेशंस में इसको भेजा गया, जहां पर स्ट्राइक्स के जरिए प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को कैप्चर किया गया, और अब इसको ईरान की तरफ रिपोजिशन किया गया। 6 महीनों का प्लान अब तकरीबन 300 दिन पर मुहित हो चुका हुआ है, और ये लोग उस वक्त से समंदर में हैं। दोस्तों याद रहे, इतने लंबे अरसे तक समंदर में रहना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, और ये रीसेंट नेवी हिस्ट्री की सबसे लंबी डिप्लॉयमेंट्स में से एक है। और जो फौजी हैं, जो सेलर्स हैं, उन्होंने अपने प्यारों के फ्यूनरल्स, जनाजे मिस किए हैं इस दौरान, हॉलीडेज मिस किए हैं, अपने बच्चों के माइलस्टोन्स मिस किए हैं। किसी का बाप गुजर गया, वो घर नहीं जा सका, किसी की बीवी ने अकेले सब संभाला, उसने फोन पर सिर्फ आवाज सुनी। एनोनिमस क्रू स्टेटमेंट, यानी नामालूम जो फौजी हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उसमें से एक सेलर ने कहा कि एक्सटेंशन ने इस मिशन को कई गुना मुश्किल बना दिया है। यानी ये जो बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है मिशन, हमारे लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। अब सोचिए, ये लोग ईरान से लड़ेंगे, और कई लोगों ने ओपनली कह दिया है जैसे ही वापस आएंगे हम नेवी छोड़ देंगे। आप सोचिए कि इस मोराल से लोग, देखिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी की धमकी देता है अमेरिका कि हमारे पास F-35 है, हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, लेकिन उसको चलाने वालों के मोराल का अगर ये हाल है, आप सोचिए वो क्या होगा। अब यहां पे थोड़ी साइंसी बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की रिसर्च कहती है कि प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स, यानी लंबे अरसे तक जब आप किसी मिलिट्री को किसी जगह पर एंगेज रखते हो, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD और दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। यानी ये सारे जो दिमागी मसले हैं वो पैदा हो जाते हैं उन फौजियों में, और ये इफेक्ट्स सिर्फ डिप्लॉयमेंट तक नहीं रहते, ये 24 महीनों के बाद तक कंटिन्यूसली प्रेजिस्ट कर रहे होते। 4600 से ज्यादा सेलर्स 300 दिन समंदर में, घर से दूर, टॉयलेट नहीं है, पाखाना पेशाब नहीं कर पा रहे हैं, जो फुजला है, जो ताफुन है, वो ऊपर डेक तक जहां जहाज खड़े होते हैं वहां पर महसूस हो रहा है, और कोई सुन नहीं रहा। इसको मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रेडिनेस डेट। याद रखें, दोबारा लफ्ज दोहरा रहा हूं, फौजी जुबान में जो अगर फौजी कोई देख रहा हो, इसे कहते हैं रेडिनेस डेट। मतलब आपके सोल्जर्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली इतने थक चुके हैं कि उनका परफॉर्मेंस गिरता है, मिसहैप का रिस्क बढ़ता है, और लॉन्ग टर्म में यानी लंबे अरसे में वो मिलिट्री से ही निकाल दिए जाते हैं या निकल जाते हैं।
और फिर ऊपर से प्लम्बिंग का मसला आपके सामने है। जब आप दिन रात हाई स्ट्रेस ऑपरेशंस में होते हैं ना, और आपका जो बेसिक बाथरूम का जो राइट है, जो हक है, वो भी नहीं मिल पा रहा होता आपको, तो ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं होती, इसे कहते हैं डीह्यूमनाइजिंग। जो फौजी हैं वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हम इंसान ही नहीं है, हमें जानवरों की तरह रखा हुआ है इन्होंने। रिपोर्ट्स में क्रू मेंबर्स ने कहा कि ये सैनिटरी नहीं है, किसी ने कहा कि हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है। कुछ सेलर्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर भी अपना गुस्सा निकाला था। कहते हैं कि एक्सटेंशंस पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, ऑपरेशनल नेसेसिटी नहीं है। और ये सिर्फ फोर्ड का मसला नहीं है, पूरी यूएस नेवी में इस वक्त रिटेंशन क्राइसिस है। ये भी एक नया आपको एक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। अंडर स्टाफिंग है, यानी फौजियों की कमी है। एजिंग फ्लीट है बहुत बड़ा, हथियार बहुत बड़े हैं, महंगे और पुराने हैं। फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट्स हैं, यानी बार बार एक ही फौजी को तैनात किया जाता है, वो थक चुका हुआ है। शिप्स ज्यादा बूढ़ी हो रही हैं, यानी हर साल ज्यादा शिप्स रिटायर हो रही हैं। बनाने का जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कम है, रिटायरमेंट का लेवल ज्यादा है। तो सवाल ये है कि जब आपके अपने सोल्जर्स का भरोसा उठ चुका है आपके सिस्टम पर, तो आप ईरान छोड़ें, आप किसी के साथ भी क्या जंग करेंगे। और अब हम यहां पे सीन को शिफ्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की तरफ से तो पूरी पिक्चर आपने देख ली, अब देखते हैं कि दूसरी तरफ ईरान की तरह साइड पर वहां पे क्या हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स में प्रोफेसर हैं वली नसर, उन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं और वो ईरानियन ग्रैंड स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस लिखा है और इसका कोर आर्गुमेंट नाजरीन ये है, सुनिएगा। अमेरिका सोच रहा है कि मिलिट्री प्रेशर से ईरान झुक जाएगा। ईरान सोच रहा है कि जंग चाहे कितनी भी पेनफुल हो, वो डील से बेहतर है। ये एनालिसिस ऐसे हवा में नहीं हो जाता, और जब इस तरह के लोग करते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे मकसद होता है। अब जरा सुनिए इसके पीछे मकसद क्या है, वो किस नजरिए के तहत ये बात कर रहे हैं। तेहरान की नजर में अमेरिका की डिमांड्स सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की हद तक महदूद नहीं है। वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ दे, अपने रीजनल प्रॉक्सीज को खत्म करे, हिजबुल्लाह को, हौसियों को, सबको खत्म करे, और इंटरनल गवर्नेंस पर भी कंसेशंस दे। ईरान का क्या कहना है? वो कहता है कि अगर हम ये सब मान लें तो हम बिल्कुल तकरीबन डिफेंसलेस हो जाएंगे, हम अपना दिफा नहीं कर पाएंगे, कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, और कल को अमेरिका या इजराइल चाहे तो रिजीम चेंज भी कर सकते हैं। अब ये सिर्फ एक पैरानोया नहीं है, हिस्ट्री इसके पीछे हमें गवाही देती है। 2015 में JCPOA हुआ था, आपको याद है, एक ओबामा के दरमियान और ईरान के दरमियान एक डील हुई थी, न्यूक्लियर डील। ईरान ने अपना प्रोग्राम महदूद कर दिया था, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाबंदियां आसान कर दी थी, हटा दी थी, सब ठीक चल रहा था। अब देखिए ना, ईरान ने कॉम्प्रोमाइज किया, फिर 2018 में ट्रंप ने यूनिलैटरली इस डील से विड्रॉ कर लिया। उसने कहा मैं डील नहीं मानता, मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस लगाए, ईरान की इकोनॉमी तबाह हुई, और फिर डील के बाद भी ईरान को कोई फायदा नहीं मिला। तो अब जब दोबारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि डील करो वरना तुम्हारे साथ, कहते हैं ना, रियली बैड थिंग्स विल हैपन, हम हमला करेंगे, तो ईरान क्या जवाब दे? वो यही जवाब देता है कि भाई साहब, हम पहले भी धोखा खा चुके हैं डील करके, हमें क्या मिला, अब हम क्यों करें डील। और यहां पर ईरानियन लीडरशिप की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है, जो उनकी कैलकुलेशन है, वो समझना बहुत जरूरी है। ईरान जानता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान कन्वेंशनल वॉर लड़ने का इरादा भी नहीं रखता। ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है? एसिमेट्रिक, वो जिसकी कोई सिम्प ना हो, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट, जिससे अमेरिका को वो थकाए। प्रॉक्सीज के जरिए अटैक्स, बहर हुर्मुज़ के अंदर जो है वो हैजान बपा करना, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, मिसाइल स्ट्राइक, साइबर ऑपरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिकन पॉलिटिकल विल को एग्जॉस्ट करना। ईरान की कैलकुलेशन ये है कि अगर जंग 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक खिंच गई तो अमेरिकन पब्लिक थक जाएगी, कांग्रेस में प्रेशर बढ़ेगा, इत्तेहादी फासला इख्तियार कर लेंगे, और आखिरकार अमेरिका को ज्यादा रीजनेबल टर्म्स पर निगोशिएट करना पड़ेगा। और रिसेंट हिस्ट्री में यह स्ट्रैटेजी काम कर चुकी है। 2024 में इसराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ था, लेकिन फुल स्केल वॉर नहीं। क्यों? क्योंकि एस्केलेशन की कॉस्ट दोनों के लिए ज्यादा है। ईरान ने इंटरनली, अंदरूनी तौर पे अपने एहतजाज को बड़ी सख्ती से सप्रेस किया, कंट्रोल किया, रिजीम चेंज का जो अंदर का खतरा था उसको डील किया। अब एक्सटर्नल थ्रेट को
यूनिफाइंग फैक्टर की तरह यूज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए। यूनिफाइंग फैक्टर क्या होता है? कौम को मुत्तहिद करने के लिए अगर बाहर से कोई धमकी आ रही है तो उससे कौम मुत्तहिद हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान वॉर में क्या हुआ जो रिसेंट हुई थी? जो पाकिस्तानी थे वो मुत्तहिद हो गए, जो उस तरफ इंडियंस थे वो भी मुत्तहिद हो गए। एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो यूनिफाइंग फैक्टर होता है, याद रखिएगा। रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट कहते हैं उसको, नहीं एक झंडे के इर्द गिर्द जमा हो जाओ। जब बाहर से हमला हो तो अंदर के डिफरेंसेस, अंदर के इख्तलाफात भूल जाओ। और इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि पेंटागन खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर रहा है कि भाई बाज आ जाओ। ईरान के अगेंस्ट एक्सटेंडेड मिलिट्री कैंपेन के सीरियस नताइज होंगे। यूएस और इत्तेहादी कैजुअलिटीज का खतरा है। एयर बेसिस जो है उन पे वो डिप्लीट हो सकते हैं, तबाह बर्बाद हो सकते हैं, और फोर्स ऑलरेडी ओवर टैक्स्ड है। ओवर टैक्स्ड, याद रखें ये वर्ड, क्योंकि हम वापस आते हैं उसी बात पे कि यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड 300 दिन समंदर में मौजूद है। टॉयलेट्स काम नहीं कर रहे, सेलर्स घर जाना चाहते हैं, पखाना रोक के बैठे हुए अपना, उनका मोराल इस वक्त जो है वो रॉक बॉटम हिट कर चुका हुआ है। और इसी फोर्स के साथ आप ईरान से लड़ना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए नाज़रीन, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका की मिलिट्री वीक है, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल नेवल फोर्स है, ये फैक्ट है। लेकिन पावर सिर्फ हार्डवेयर में नहीं होती, पावर लॉजिस्टिक्स में होती है, मोराल में होती है, सस्टेनेबिलिटी में होती है। और अभी इसी वक्त तीन चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एक, अमेरिका का जो क्राउन ज्वेल करियर है अंदर से क्रम्बलिंग है, बेसिक सैनिटेशन फेल हो चुकी है, 13 अरब रुपए का खर्चा है, सेलर्स के टॉयलेट काम नहीं कर रहे। नंबर 2, सेलर्स का जो मोराल है वो लो है, 300 दिन समंदर में हो चुके हैं, मेंटल हेल्थ रिस्क स्काई हाई। 3, ईरान एक कैलकुलेटेड गैम्बल खेलने को तैयार है, वो जंग से नहीं डरता क्योंकि उसको लगता है कि लंबी जंग उसके हक में है। अब इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ रखकर जरा देखें तो पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी आपको। अमेरिका एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जहां उसका दुश्मन लंबे कॉन्फ्लिक्ट चाहता है, और अमेरिका की अपनी फौज इस लंबे कॉन्फ्लिक्ट और प्रोलॉन्ग्ड डिप्लॉयमेंट से पहले ही थक चुकी हुई है। ये सिर्फ मिलिट्री एनालिसिस नहीं है, ये कॉमन सेंस है दोस्तों। तो अब दुनिया में हर सुपर पावर का एक वक्त आता है नाज़रीन, जब उसकी असल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है, और वो टेस्ट कभी भी बैटलफील्ड पर नहीं होता, वो टेस्ट होता है उसके अंदर से। क्या आपके फौजी आप पर भरोसा करते हैं और आप अपने फौजियों पे भरोसा करते हैं? क्या उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं? क्या उनका मोराल इंटैक्ट है? क्या वो लड़ने के लिए तैयार हैं या सिर्फ घर जाना चाहते हैं? 13 अरब का करियर लेके, 13 अरब डॉलर्स का करियर लेके और 650 टॉयलेट्स और सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा। तो शायद अमेरिका को ईरान से पहले अपने घर की जो गटर की नालियां हैं ना, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो नाज़रीन, इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हम और मेहनत करते हैं, मेरी टीम और मेहनत करती है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।